हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर हैरत उदावत। बेसिकली मैं एक पीडियाट्रिशियन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि अगर आपके घर में कोई न्यूबॉर्न बेबी है तो उसके पहले मंथ में कौन कौन से क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं और उसका सिंपली सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक आप देखना। मेरे हिसाब से आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो जाएंगे। तो जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज है या फिर जिनका हाल ही में बच्चा डिलीवर हुआ है, वेदर वो वजाइनल डिलीवरी से हो या फिर सिजेरियन सेक्शन से हो, सबसे पहले आपको यही चीज का फॉलो करना है, वो है रूमिंग इन प्रैक्टिस। जिसका मतलब है कि बच्चा हर वक्त उसकी माँ के पास ही रहना जरूरी है, खास करके पहले कुछ दिनों के अंदर। इसके दो एडवांटेज होते हैं। सबसे पहला, मदर और उस न्यूबॉर्न बेबी का बॉन्ड क्रिएट होने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिलता है। जैसे माँ के लिए एक नया जन्म है, वैसे भी बच्चे के लिए पूरी ये दुनिया नहीं है। वो सिर्फ अपनी मदर को ही सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकता है, उसके टच को फील कर सकता है और उसको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट मिलता है। ये सब चीज बहुत ही ज्यादा हेल्प करती है अच्छी तरह से ब्रेस्ट फीडिंग को इंक्रीज करने में। मोस्ट ऑफ द प्रेग्नेंट वुमन जो हर वक्त ये स्ट्रेस में रहती है कि सर मेरा बच्चा जब आएगा, या फिर जो न्यू मॉम है वो ऐसा सोचती है कि सर मेरे बच्चे को फीडिंग ठीक से नहीं आ रहा है, मुझे बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ही ज्यादा एंग्जाइटी हो रही है। सबसे पहली चीज, दूध। मैं हमेशा ऐसा कहता हूँ कि दूध हर वक्त दिमाग से आता है, ब्रेस्ट में से नहीं आता है। जब तक आपका दिमाग शांत नहीं होगा, वो रिलैक्स स्टेट में नहीं होगा, तब तक वो ठीक तरह से मिल्क का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा। जितना बच्चा आपके पास रहेगा वो ऑटोमेटिक वो मिल्क का सिक्रेशन बढ़ना शुरू होगा। इसमें आपको दो चीजों का हर वक्त ध्यान रखना है। सबसे पहला होता है ठीक तरह से बच्चे की पोजीशन और अटैचमेंट। मतलब कि बच्चे को आपको एक प्रॉपर एक लाइन में पकड़ना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर को सपोर्ट करो और पूरा बच्चा ऐसे झूलता रहे। सेकंड, उसका जो टमी है, बच्चे का टमी, वो आपके टमी के साथ अटैच होना चाहिए। उसका जो माउथ है वो वाइडली ओपन होना चाहिए। उसका जो लोअर लिप है वो बाहर की तरफ इवर्टेड होना चाहिए। तो बच्चा ठीक तरह से जब वो लैच करेगा ना, तभी वो ठीक तरह से मिल्क आना शुरू होगा। क्योंकि जब बच्चा लैच करता है तो ऑटोमेटिकली प्रोलेक्टिन, ऑक्सीटोसिन का पूरा मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होता है। शुरुआत में बच्चे के लिए सब सीखना थोड़ा दिक्कत पड़ सकता है, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। मोस्ट ऑफ द मदर क्या गलती करते हैं इस टाइम में कि जब बच्चा लैच करने की कोशिश कर रहा होता है तो वो कभी कभी रोने लगता है, लैच छूट जाता है, इफेक्टिव तरीके से दूध नहीं ले पाता है। कुछ मदर वो सिजरिंग करती है, मतलब कि जो निपल होती है ना, वहां पे वो ऐसे फिंगर करके वो दूध निकालने की कोशिश करती है। ये सब गलत टेक्निक है, ये सब आपको नहीं करना है। बच्चे को ठीक तरह से लैचिंग करवाने की कोशिश करनी है। पहले दिन शायद वो 2 मिनट लैच करे, दूसरे दिन 5 मिनट लैच करे, धीरे धीरे वो लैच करना सीखेगा। अगर आपने शुरुआत में गिव अप कर दिया तो दिक्कत पड़ेगी। कुछ मदर ये सब करने के बावजूद भी अगर लैक्टेशन के कुछ इश्यूज रहते हैं, मतलब फीडिंग कम आ रहा हो, सप्लाई कम आ रहा हो, अगर कभी कभार आपने फॉर्मूला का इस्तेमाल कर दिया तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी में मत चले जाइए कि मेरे बच्चे ने तो फॉर्मूला पी लिया, अभी इसका डेवलपमेंट ठीक नहीं होगा। जी, ऐसा कुछ नहीं है। फॉर्मूला मिल्क हम कभी कभी ऐसे लैक्टेशन फेलियर के केस में सपोर्टिव तौर पे दे सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार फॉर्मूला चालू किया तो ब्रेस्ट फीडिंग आप नहीं कर पाओगे। आपको करना क्या है, अगर बच्चा बहुत ज्यादा भूखा है, आपको लग रहा है कि चलो बहुत रो रहा है, लैच बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, तो इनिशियली थोड़ा आप उसको फॉर्मूला मिल्क दीजिए। जब बच्चा थोड़ा शांत हो जाए तब तुरंत उसको लैच करवाने की कोशिश कीजिए। इसकी वजह से क्या होगा कि अगर बच्चे को फॉर्मूला की हैबिट है तो भी बच्चा धीरे धीरे वो ब्रेस्ट पे आना शुरू कर देगा। और ये एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं होगा, इट विल टेक टाइम। जब बच्चे ने एक फॉर्मूला मिल्क पहले से शुरू कर दिया है तो अगर उसको ब्रेस्ट मिल्क पे शिफ्ट करना होगा ना, तो थोड़ा समय उसको देना पड़ेगा। उसको ऐसा मालूम पड़ेगा कि यहाँ से दूध अच्छी तरह से आता है, फिर वो कभी फॉर्मूला की तरफ नहीं बढ़ेगा, वो अपना ब्रेस्ट मिल्क अपने आप ही लेना शुरू कर देगा। तो सबसे कॉमन जो डाउट्स है ये दो चीज के रिगार्डिंग होता है। तीसरा, बहुत सारी मदर ऐसा पूछती है कि सर मेरा बच्चा बहुत ही ज्यादा सोता रहता है। तो देखिए, बहुत सही चीज है। जो भी न्यूबॉर्न का पीरियड होता है उसमें बहुत ही ज्यादा बच्चे सोते हैं। तो इस दौरान आपको शुरुआत के हफ्ते में, शुरुआत के 10-15 दिन में बच्चे को हर 2 घंटे में मिल्क ऑफर करना है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का वेट बढ़ने लगे, जैसे जैसे बच्चे का यूरिन आउटपुट आपको लगे कि एकदम ठीक तरह से आ रहा है, और जब वो बर्थ वेट क्रॉस कर दे, उसके बाद उसको ऑन डिमांड फीडिंग भी आप दे सकते हो। अभी वेट में दिक्कत होती है कि सर बच्चे का वजन कितना घटता है, कितना बढ़ता है, तो शुरुआत के हफ्ते में 10 ग्राम पर केजी पर डे, उसके हिसाब से बच्चे का वजन कम हो सकता है। 7 से 10 दिनों के बीच में बच्चे का जो बर्थ वेट है वो अचीव हो जाता है और उसके बाद वो वेट गेन शुरू कर देगा। तो टेंशन मत लीजिए। अगर आपका बच्चा 15 या 20 दिन लगाता है वेट गेन होने में, तो घबराने की बात नहीं है। वो थोड़ा टाइम उसको दीजिए, सिर्फ फीडिंग पे फोकस कीजिए और छोटी छोटी बातों में स्ट्रेस लेना बंद कर दीजिए। और कौन सी फिजियोलॉजिकल थिंग्स है
जो आपके बच्चे में हो सकती है, जो बीमारियां नहीं है। आपका बच्चा थोड़ा आपको पीला लगेगा, शुरुआत के हफ्ते में हर बच्चे को फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। आपको क्या करना है, अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है। अगर उनको लगेगा कि आपके बच्चे का जॉन्डिस वो रिपोर्ट कराने के रेंज में है, तो उनकी एडवाइस को फॉलो करनी है। अगर वो आपको ऐसा एडवाइस देते कि आप वेट कीजिए, तो आप रेगुलर फॉलोअप करवाते रहिए। कुछ बच्चों में वो जो जॉन्डिस की मात्रा है वो कम होने में एक आध महीना भी लग सकता है। कुछ बच्चे एक आध महीने तक थोड़े थोड़े येलो जैसे लगते हैं, उनके मतलब आप देखोगे ना तो उनकी आईज थोड़ी येलो रहेगी। तो वो आपको पेशेंस रखना है, वो अपने आप ही कम होगा। लेकिन हाँ, अगर आपके पीडियाट्रिशियन आपको भर्ती का समझाते हैं, फोटोथेरेपी का समझाते हैं, तो वेट नहीं करनी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा कंप्लेन करते हैं कि सर बच्चे को दस्त लग गए। ट्रांजिशनल स्टूल एक ऐसी टर्म है कि जब बच्चा 7 दिन का हो जाता है, उसके बाद दिन में वो 8 से 10 दफा तक स्टूल पास कर सकता है। तो उसमें घबराने की बात नहीं है, वो नॉर्मल है। कुछ बच्चे क्या होते हैं कि 10 दिन तक स्टूल ही पास नहीं करते, तो वो भी नॉर्मल चीज है, क्योंकि अभी बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा है। तो आपको पेशेंस रखनी है। उसके अलावा कुछ फीमेल चाइल्ड में वजाइनल ब्लीडिंग या वाइटिस डिस्चार्ज भी आ सकता है, वो भी फिजियोलॉजिकल है, घबराने की बात नहीं है। कुछ बच्चों में आप ऐसा मार्क करोगे, जो उनका सर का भाग है ना पीछे, ऑक्सीपिटल पोर्शन, वो पीछे का भाग, गर्दन का भाग, वहां पे रेड रेड ऐसा कुछ लाइन जैसा है, तो इसको स्ट्रोक बाइट्स कहते हैं, वो भी फिजियोलॉजिकल है, उसमें भी चिंता की बात नहीं है। कुछ बच्चों में आंखों में से पानी ज्यादा गिरता है, तो अगर वो डिस्चार्ज एकदम क्लियर है, उसमें कोई चिपचिपापन नहीं है, कोई येलोइशपन नहीं है, उसमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, तो आप सिंपली उसको ऐसे नेज़ोलैक्राइमल डक्ट जो अंदर का भाग होता है, वहां पे आप ऐसे मसाज कर सकते हो, तो वो नेचुरली वो डक को खोल देगा, वो डिस्चार्ज अपने आप ही कम हो जाएगा। तो ये कुछ बेसिक से टिप्स है जो पहले मंथ के बच्चों में आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखनी होती है। बहुत अगली चीज है तो वो स्लीप वेक साइकिल है कि सर बच्चे बहुत ज्यादा सोते हैं, ऐसे गोद में ही रहते हैं, थोड़ा भी नीचे रखते हो तो बहुत ही ज्यादा रोने लगते हैं। तो ये सब बच्चे के लिए फिजियोलॉजिकल चीज है। हाल ही में बच्चा भी दुनिया में आया है, उसको एक कंफर्ट चाहिए, उसको एक सपोर्ट चाहिए, तो वो आपके हाथ में उसको बहुत ही ज्यादा कंफर्ट लगता है। जैसे जैसे बड़ा होगा ना, वैसे वैसे वो नीचे भी अपने आप से सोना शुरू कर देगा। तो आप टेंशन मत लीजिए, सिर्फ धैर्य बना के रखिए, पेशेंस रखिए। और कौन कौन से टॉपिक पे आपको ऐसे लॉन्ग वीडियोस चाहिए, वो आप अपने कमेंट सेक्शन में आराम से लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि अपनी ये न्यूबॉर्न की और जो चाइल्डहुड की जर्नी है आपकी, वो काफ़ी सेफ रहे, इफेक्टिव रहे, और बहुत सारे क्वेश्चन जो हर मदर को रहते ही है, तो उनको हम अच्छी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करते रहे। सो थैंक यू सो मच वीडियो को ठीक तरह से पूरा देखने के लिए।